कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? जब ब्रह्मांड चेतावनी देना बंद कर देता है ना, तो वो एक्शन लेना शुरू कर देता है। उन्हें लगा था कि वो बच निकलेंगे। उन्होंने हंसी उड़ाई, इग्नोर किया और हर चेतावनी को हल्के में लिया। लेकिन क्या होता है जब ब्रह्मांड का सब्र ही जवाब दे जाए? सच बताऊं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। एक फैक्ट है, 70% लोग कर्मा में मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय कर्मा के धीरे धीरे चलने का इंतजार नहीं करता। जब ब्रह्मांड खुद मैदान में उतरता है तो वो कोई छोटी मोटी सजा नहीं देता, वो तो पूरी ट्रैजिक कहानी लिख देता है। और अब जिन दुश्मनों ने सुनने से मना कर दिया था, वो अब ऐसी बीमारी के साथ जाग रहे हैं जिसे कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा, कोई पैसा ठीक नहीं कर सकता और कोई कनेक्शन बचा नहीं सकता। उन्होंने चेतावनी को सीरियसली नहीं लिया। अब जरा ध्यान से सुन, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। सबसे पहली बात, आखिरी चेतावनी अब खत्म हो चुकी है। ब्रह्मांड का सब्र कोई फ्री पास नहीं होता, वो तो एक उल्टी गिनती होती है। हर इग्नोर की गई चेतावनी, हर घमंडी हरकत, हर वो पल जब उन्हें लगा कि उन्हें कोई छू नहीं सकता, वो सिर्फ वक्त खत्म हो रहा था। उन्होंने सोचा कि चुप्पी का मतलब सुरक्षा है, लेकिन वो गलत थे। आखिरी चेतावनी अब खत्म हो चुकी है। ये कोई इत्तेफाक से हुई बुरी किस्मत नहीं है, ये एकदम सटीक हिसाब है। उनके पास हर मौका था वापस मुड़ने का, लेकिन उन्होंने और ज्यादा घमंड, और ज्यादा धोखा, और ज्यादा तबाही मचाई। अब वही सब्र जिसे वो कमजोरी समझ रहे थे, अब ऐसी ताकत बन गया है जिससे वो भाग नहीं सकते। जब न्याय शुरू होता है तो कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, कोई फ्लैशिंग साइन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक ऐसा बदलाव आता है जो इतना सच्चा होता है कि उनकी शांति छीन लेता है। शरीर को छूने से पहले दरवाजे बंद होने लगते हैं, फिर लोग साथ छोड़ने लगते हैं। अचानक जो कभी आसान लगता था अब मुश्किल बन जाता है। बीमारी सिर्फ उनके शरीर में नहीं, उनकी पूरी जिंदगी में है। शुरू में वो इसे बुरी किस्मत कह सकते हैं, एक बुरा दौर, कुछ ऐसा जो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कोई बुखार या थकान नहीं है, ये तो अंदर से टूटना है। उनका दिमाग जो कभी तेज और कॉन्फिडेंट था, अब उन्हीं के खिलाफ हो जाता है। वही जाले, मैनिपुलेशन और झूठ जो कभी उनकी ताकत थे, अब उन्हीं पर उल्टे पड़ रहे हैं। वो चीजें भूलने लगते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं, चिंता वहां घुस जाती है जहां कभी घमंड था। उनके अपने धोखे का वजन अब उन्हें पकड़ रहा है, और ऐसे दिमाग से कोई नहीं बच सकता जो खुद ही आराम नहीं करने देता। फिर उनकी आत्मा टूटने लगती है। जिन चीजों से उन्हें ताकत महसूस होती थी, कंट्रोल, असर, दबदबा, अब वो उन्हें कोई खुशी नहीं देती। वो खाली, बेचैन और थका हुआ महसूस करते हैं। वो कभी फेथ का मजाक उड़ाते थे, विनम्रता को छोटा समझते थे और चेतावनियों को इग्नोर करते थे। अब वो उन्हीं जगहों पर शांति ढूंढ रहे हैं जिनका वो कभी मजाक उड़ाते थे, लेकिन शांति उन्हें जवाब नहीं देती। उन्होंने उसे बहुत देर तक इग्नोर किया था। इसके बाद उनकी विरासत सड़ने लगती है। जो इज्जत वो मांगते थे वो चली जाती है, जो वफादारी वो चाहते थे वो फीकी पड़ जाती है। लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं, नफरत से नहीं बल्कि एक अजीब सी समझ से, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि जब कोई गिरने वाला होता है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। उनका नाम जो कभी डर या तारीफ का जरिया था, अब दया और चेतावनी में लिया जाता है। ये बीमारी सिर्फ सजा नहीं है, ये एक आईना है जो उन्हें दिखा रहा है कि वो क्या बन गए हैं। उन्हें लगा था कि उन्हें कोई छू नहीं सकता, कि नतीजे तो दूसरों के लिए होते हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि सबसे बुरा दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं होता, सबसे बुरा दर्द वो होता है जब तू अपने बनाए हुए सब कुछ को टूटते हुए देखता है और तू जिंदा है उसे महसूस करने के लिए, और कोई दवा, कोई पैसा, कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती। तीसरी बात, जो देरी हुई वही उनका जाल था। उन्हें लगा कि वो जीत रहे हैं। हर बार जब वो अपनी हरकतों से बच निकलते थे, उन्हें लगता था कि वो अजीब हैं। कोई नतीजा नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ सफलता। उन्होंने चुप्पी को मंजूरी समझा, सजा में हुई देरी को इस बात का सबूत माना कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह देरी कोई दया नहीं थी, ये तो एक सेटअप था। ब्रह्मांड हमेशा तुरंत सजा नहीं देता, कभी कभी वो लोगों को अपने कब्र खुद खोदने देता है। उन्हें इतनी रस्सी देता है कि वो खुद ही अपनी गलतियों में फंस जाए। हर वो दिन जब उन्हें लगा कि वो बच गए, असल में वो सिर्फ अपनी असली फितरत दिखाने का और मौका पा रहे थे। वो चालाक नहीं थे, उन पर नजर रखी जा रही थी। वो लकी नहीं थे, बस उन्हें अपने ही भरम में जीने दिया जा रहा था। अब जाल बंद हो गया है और उन्हें पता भी नहीं चला कि ये कब हुआ। एक पल में वो टॉप पर थे और अगले ही पल वो उन नतीजों से घिरे हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि वो कभी आएंगे नहीं। उनके अपने ही फैसलों ने उन्हें फंसा दिया। वो कभी सेफ नहीं थे, बस अंधे थे। अब वो पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि हर चेतावनी एक टेस्ट थी जिसमें वो फेल हो गए। हर एक्स्ट्रा मौका एक अपॉर्चुनिटी थी जिसे उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो रुक सकते थे,
वो बदल सकते थे, लेकिन उनका घमंड उन्हें आगे बढ़ाता रहा, उसी हार की तरफ जो हमेशा से उनका इंतजार कर रही थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने देरी को बचाव समझा, उन्होंने चुप्पी को गैर मौजूदगी समझा। अब उन्हें बहुत देर से समझा कि सब्र कोई इजाजत नहीं थी, वो तो आखिरी उल्टी गिनती थी और वक्त अब खत्म हो गया है। चौथी बात, उनके अपने हाथों ने उनकी तबाही लिखी। उन्हें लगा कि वो ताकत बना रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी ही बर्बादी के बीज बो रहे थे। हर झूठ जो उन्होंने बोला, हर चाल जो उन्होंने चली, हर मैनिपुलेशन, उन्हें लगा कि वो चालाक हैं, कि वो कंट्रोल में हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी हर चाल उस बीमारी को बना रही थी जो आखिर में उन्हें छा जाएगी। झूठ सिर्फ गायब नहीं होते, वो फैलते हैं, बदलते हैं और ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आते हैं। जो झूठी कहानियां उन्होंने दूसरों को बर्बाद करने के लिए बनाई, अब वो उनकी अपनी इज्जत को बर्बाद कर रही हैं। जिन लोगों को उन्होंने इस्तेमाल करके फेंक दिया, अब वही लोग उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, उनके खिलाफ हो रहे हैं और ये पक्का कर रहे हैं कि वो बच ना सके। मैनिपुलेशन एक ऐसा खेल है जो सिर्फ तभी तक चलता है जब तक तू कंट्रोल में हो, लेकिन जैसे ही पकड़ थोड़ी ढीली होती है, वही चाल तेरे खिलाफ काम करने लगती हैं। जो भरोसा उन्होंने फेंक दिया था, जो रिश्ते उन्होंने जबरदस्ती बनाए थे, जो वफादारी उन्होंने खरीदी थी, सब कुछ टूट जाता है। अब वही लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, मात दे रहे हैं और छोड़कर जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक हथियार तो है तोड़फोड़, क्योंकि वो तुझे सिखाता है कि कैसे बर्बाद किया जाता है। उन्होंने दूसरों के खिलाफ इतनी प्लानिंग की कि वो खुद ही हार के एक्सपर्ट बन गए। लेकिन क्या होता है जब उनकी अपनी चालें उन्हीं पर इस्तेमाल की जाएं? क्या होता है जब वही जाल जो उन्होंने बिछाया था, अब उस पर उनका अपना नाम लिखा हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो नतीजों का एक परफेक्ट सर्कल है। जो उन्होंने दुनिया को दिया, वही उनके पास वापस आना ही था। उनके अपने हाथों ने वो बीमारी बनाई जिससे वो अब जूझ रहे हैं। और सबसे बुरी बात, वो किसी और को दोष भी नहीं दे सकते। पांचवी बात, वो बहुत जल्दी हंस लिए। वो हंसे जब उन्होंने आपको चेतावनी दी, वो हंसे जब वो बच निकले, वो हंसे क्योंकि उन्हें लगा कि नतीजे तो सिर्फ कमजोरों को डराने के लिए होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी हंस लिए। उन्होंने सोचा कि चुप्पी का मतलब सुरक्षा है। उन्होंने सोचा कि क्योंकि तुरंत कुछ नहीं हुआ तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली हिसाब शोर के साथ नहीं आता, वो चुपचाप आता है, जैसे कोई धीमा जहर, जैसे एक घड़ी की उल्टी गिनती जो सिर्फ उन्हें ही सुनाई देती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगा, लाइफ चलती रही, रूटीन वही रहा, लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं। जो दरवाजे आसानी से खुल जाते थे, अब बंद रहने लगे। जो सपोर्ट हमेशा रहता था, वो धीरे धीरे गायब होने लगा। जो कॉन्फिडेंस वो कवच की तरह पहनते थे, अब टूटने लगा। ये कोई धमाका नहीं था, ये तो एक धीमी सी गिरावट थी, टुकड़ों में। जब वो अभी भी ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा, तब तक सब बिखर चुका था। और अब वो हंसी, वो गायब हो गई है। वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, अब डर में फुसफुसा रहे हैं। वही लोग जिन्होंने चेतावनियों को इग्नोर किया था, अब अपने ही कंधे पर पीछे देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिरी बार कब होगा। वो हंसने में इतने बिजी थे कि उन्होंने अपने सर पर बन रहे तूफान को देखा ही नहीं। उन्हें लगा था कि यह मजाक है, अब वो खुद मजाक बन गए हैं। छठी बात, उनकी ताकत कोई गिफ्ट नहीं थी, वो एक लोन था। वो खुद को राजा की तरह समझते थे। उन्हें यकीन था कि उनकी ताकत उनका हक है। उन्होंने अपने प्रिविलेज को परमानेंट समझ लिया, ये भूलकर कि जो भी उनके पास था वो सिर्फ एक लोन था। उन्हें लगा कि वो अपने स्टेटस, अपने असर और अपनी कंट्रोल करने की ताकत की वजह से अजेय हैं। लेकिन लोन की भी शर्तें होती हैं और जब वक्त खत्म होता है तो चुकाना पड़ता है। शुरू में गिरावट धीरे धीरे होती है। वही लोग जो उनकी हर बात पर सिर हिलाते थे, अब हिचकिचाने लगते हैं। उनके हुक्म में अब वजन नहीं रहता। जो इज्जत वो मांगते थे, अब मजबूरी बन जाती है। लोग पास रहते हैं लेकिन वफादारी से नहीं डरते, बस उस मौके का इंतजार करते हुए कि कब भाग सकें। फिर बदलाव साफ दिखने लगता है। उनके फैसले उल्टे पड़ते हैं, उनका असर कम हो जाता है। वो इस सिस्टम जो उन्हें ऊपर उठाता था, अब उन्हें रिजेक्ट करने लगता है। वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड से ली गई ताकत कभी भी उनकी अपनी नहीं होती। वो बस एक टेम्परेरी पोजीशन थी, एक टेस्ट था जिसमें वो फेल हो गए। और अब कर्ज वसूलने वाला आ गया है, और ब्याज वो बेइज्जती, नुकसान और उस धीमी सी समझ में आता है कि चाहे वो कितना भी ऊंचा चढ़ गए, वो कभी मालिक नहीं थे, बस किराएदार थे उस घर में जो कभी उनका था ही नहीं। अब वो देखते हैं कि कैसे सब कुछ उनकी उंगलियों से फिसल रहा है और वो उसे रोक नहीं पा रहे। उन्हें लगा था कि वो चुने हुए हैं, वो खास हैं, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि दी गई ताकत वापस भी ली जा सकती है, और जब वो वापस ली जाती है तो कभी भी पहले जैसी नहीं लौटती। सातवीं बात, उनका अपना ही सर्कल उनके खिलाफ हो जाएगा।
उन्होंने अपना राज कंट्रोल, मैनिपुलेशन और डर पर बनाया था। उन्हें लगता था कि उनका सर्किल वफादार है, लेकिन पावर पर बनी वफादारी असली नहीं होती, वो किराए की होती है। और जैसे ही पावर कमजोर होती है, लोगों की वफादारी भी खत्म हो जाती है। शुरू में बदलाव छोटे होते हैं, लोग जल्दी जवाब देना बंद कर देते हैं। देखो, जब उनकी झूठी हंसी भी फीके पड़ने लगती है, जब उनकी हर बनावटी मुस्कान में एक अजीब सा खिंचाव दिखने लगता है, और जब वो लोग जो कभी उनकी हर बात पर सिर हिलाते थे अब बस बेमन से सिर हिलाते हैं, जैसे कोई निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो, तब समझ जाओ कि डूबते जहाज पर कोई नहीं रहना चाहता। अंदर ही अंदर वहीं भी महसूस हो रहा है कि पानी अब ऊपर चढ़ रहा है। फिर दूरी साफ दिखने लगती है, बातचीत उनके बिना होने लगती है, फैसले उनके पीठ पीछे लिए जाते हैं, और वही लोग जो कभी उनकी तारीफों के पुल बांधते थे अब उनकी बर्बादी के किस्से फुसफुसाते हैं। और जब वो बीमारी, वो न्याय, वो नतीजे इतने साफ हो जाते हैं कि कोई उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता, तो उनके दोस्त ऐसे भागते हैं जैसे जलते हुए घर से कोई भाग रहा हो। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ धोखे से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती कि उनकी कभी इज्जत ही नहीं की गई, बस उनसे डरा गया था, बस उनका इस्तेमाल किया गया था। अब वो कुछ भी नहीं है, और बिना ताकत के उनका वो झूठा सर्कल उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है ताकि वो अपना हिसाब अकेले चुकाएं। वही हाथ जो कभी उनके लिए ताली बजाते थे अब उन्हें धक्का देते हैं। वही लोग जो उन्हें डिफेंड करते थे अब ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कभी जानते ही नहीं थे। और पहली बार उन्हें समझ आता है कि वफादारी तब नहीं देखी जाती जब तू ऊपर उठ रहा हो, वफादारी तब देखी जाती है जब तू गिर रहा हो। 8वीं बात, अब उनकी दुआएं भी सुनी नहीं जाएंगी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उन्हें कभी दया की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने फेथ का मजाक उड़ाया, नतीजों को इग्नोर किया और डिवाइन जस्टिस की आइडिया पर हंसे, और जब सब कुछ बिखर रहा है तब वो घुटनों पर आ गए हैं। लेकिन ऊपर वाले की दुनिया अब चुप है। वो पुकारते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता, वो रोते हैं लेकिन कोई राहत नहीं मिलती। वही ब्रह्मांड जिसे उन्होंने इग्नोर किया था, वही कृपा जिस पर उन्होंने थूका था, अब उनकी पहुंच से बाहर है। इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड सुन नहीं रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने उसे बहुत देर तक इग्नोर किया। कृपा भी तब तक ही रहती जब घमंड हद से ना बढ़ जाए। उनके पास चेतावनियां थी, मौके थे, वक्त था, लेकिन उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। अब वो माफी चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो बदल गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तकलीफ में। उन्हें अपने किए पर पछतावा नहीं, सिर्फ नतीजों पर पछतावा है। लेकिन ब्रह्मांड बेवकूफ नहीं है। दर्द से निकली माफी जिसमें सच्चाई ना हो, वो सिर्फ एक और चाल होती है, और चालें ब्रह्मांड पर काम नहीं करती। वो अपने पापों में तब तक खुश थे जब तक उनके पाप उनकी बीमारी नहीं बन गए। वो अपनी बगावत में तब तक निडर थे जब तक डर उनकी परछाई नहीं बन गया। और अब जब उन्हें समझ आया कि उन्होंने क्या कर दिया, तब वो दया के लिए ऐसे हाथ पैर मार रहे हैं जैसे कोई डूबता हुआ इंसान हवा के लिए मार रहा है, लेकिन लहरें उन्हें पहले ही निगल चुकी हैं। ब्रह्मांड ने उनसे मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने पहले मुंह मोड़ा था, और अब उन्हें बहुत देर से समझ आया, कुछ दरवाजे हमेशा के लिए खुले नहीं रहते। 9वीं बात, ब्रह्मांड के न्याय का कोई इलाज नहीं होता। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये मानकर जी कि हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, कोई कीमत, कोई फेवर, कोई जुगाड़। जब भी कोई प्रॉब्लम आती उनके पास रिसोर्स, इन्फ्लुएंस और लोग होते थे जो उनकी गंदगी साफ कर देते थे। लेकिन अब वो ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जिसे इनमें से कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर टेस्ट करते लेकिन रिजल्ट समझ नहीं आते, इलाज फेल हो जाते हैं, बेस्ट स्पेशलिस्ट भी हार मान लेते हैं। ये शरीर की बीमारी नहीं, ये तो ऊपर से आया हुआ फैसला है। पैसा जो कभी सब कुछ सॉल्व कर देता था अब बेकार है। वो सब कुछ दे देंगे बस थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय रिश्वत नहीं लेता। कनेक्शन टूट जाते हैं। जिन ताकतवर लोगों पे वो भरोसा करते थे अब वो चुप है, दूर हैं और इंटरेस्टेड नहीं है। जब वो टॉप पे थे तो इन्फ्लुएंस सब कुछ था, लेकिन अब जब वो गिर रहे हैं तो कुछ भी नहीं। वो हेल्प के लिए हाथ बढ़ाते हैं लेकिन कोई भी डूबते जहाज से बंधना नहीं चाहता। एकमात्र इलाज वो है जो वो करने से मना कर देते हैं, खुद को झुकाना। सच्ची माफी सब कुछ बदल सकती है, लेकिन उनका घमंड उनके दर्द से भी बड़ा है। वो अब भी मानते हैं कि वो अपनी चालाकी से, अपनी मैनिपुलेशन से बच निकलेंगे, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय कोई मोल भाव नहीं करता। इसलिए वो फंसे रहते हैं उस बीमारी में जिसका कोई नाम नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई बचाव। इसलिए नहीं कि हीलिंग मुमकिन नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका घमंड उन्हें उस तक पहुंच नहीं देता। 10वीं बात, उनके लक्षण उनके पापों से मेल खाते हैं। हर एक्शन जो उन्होंने लिया, हर पाप जो उन्होंने किया, उसकी एक कीमत है, और अब वो कीमत सबसे सही तरीके से चुकाई जा रही है। जो झूठ उन्होंने बोले अब वो उन्हीं में घुट रहे हैं। हर झूठ जो उनके मुंह से निकला था अब वापस आकर उनकी बोलने की ताकत को खत्म कर रहा है। जो कभी आसानी से बोल लेते थे अब ऐसा लगता है जैसे अपने ही शब्दों में डूब रहे हों। जिस सच को उन्होंने इग्नोर किया था अब वो उनके गले में चीख रहा है, और अब वो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बोल पा रहे। वो हाथ जिन्होंने वो सब लिया जो उनका नहीं था, जो ताकत, कंट्रोल और चीजों के पीछे भागे, अब वही हाथ मुरझा रहे हैं।
वो उंगलियां जिन्होंने वो सब पकड़ा जो उनका नहीं था, अब कांप रही हैं, कमजोर हो रही हैं। हर स्वार्थी काम, हर लालची हरकत अब उनके अपने शरीर की गिरावट में दिख रही है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, उनकी बीमारी उनके जुर्मों का ही नतीजा है। सजा एकदम कस्टम मेड है, जैसे कोई दर्जी ने उनके पापों के हिसाब से सूट बनाया हो। उनके अपने एक्शन ने एक आईना बना दिया है जिसमें अब उन्हें अपनी ही कमजोरियां दिख रही हैं। वो अब उस ताकत के पीछे नहीं छिप सकते जो कभी उनके पास थी, या उन लोगों के पीछे जिन्हें वो कभी मैनिपुलेट करते थे। ये बीमारी एक रिमाइंडर है, कोई भी अपने कर्मों के नतीजों से नहीं बच सकता। सजा रैंडम नहीं है, ये एकदम परफेक्टली डिजाइन की गई है ताकि उन्हें पता चले कि जिन हाथों से उन्होंने दूसरों से छीना था, अब वही हाथ उनसे छीन रहे हैं। 11वीं बात, जो सबसे मजबूत थे वो ही सबसे जोर से गिरेंगे। जो लोग टॉप पर खड़े थे अपने घमंड में, अजय, अब वो सबसे बुरी तरह गिरने वाले हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनकी ताकत उनकी कमजोरी बन सकती है, कि उनकी अजेयता बस एक भ्रम है। वो बहुत ताकतवर थे, बहुत ऊंचे थे, और उन्हें यकीन था कि वो नतीजों से बच निकलेंगे। अब उनकी गिरावट भी उतनी ही जोरदार और सच्ची होगी जितनी उनकी चढ़ाई थी। इस गिरावट को इतना विनाशकारी ये बात नहीं बनाती कि वो सब कुछ खो देंगे, बल्कि ये बात बनाती है कि वो सब देख रहे हैं। जिन लोगों ने कभी उनकी तारीफ की थी, जो उनकी हर चाल को फॉलो करते थे, अब वो उनकी तबाही देख रहे हैं। और वो जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक फेलियर नहीं है, वो कुछ और गहरा है। ये एक हिसाब है। उनका जो कभी ना हिलने वाला साम्राज्य था, अब टुकड़ों में बिखर रहा है। जो कभी इतना मजबूत था, अब सबके सामने घुल रहा है। फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, ये कैसे हो गया? क्या ये ब्रह्मांड का न्याय है? वही लोग जो कभी उनसे गाइडेंस लेते थे, अब उनके हर काम पर सवाल उठा रहे हैं। और जवाब साफ है, ये सिर्फ एक गिरावट नहीं, ये कुछ बहुत बड़ा है। उन्हें लगा था कि वो नतीजों से बच जाएंगे,